जय हिंद प्यारे साथियों, आज हम बात करने वाले हैं क्लास 12 केमिस्ट्री के बारे में। केमिस्ट्री का सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है बच्चों। अगर आपको बोर्ड एग्जाम 2025 देना है तो आज का लेक्चर आपको पूरा देख लेना चाहिए, क्योंकि आज हम वो सारे क्वेश्चन बताने वाले हैं जो आपके बोर्ड एग्जाम 2025 के आपका जो पेपर होने वाला है उस पेपर में आने वाले टॉप जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं उनको आज हम लोग डिस्कस करेंगे। उसमें हम जो क्वेश्चन पढ़ेंगे उसमें हमारे शामिल रहेंगे आपके बहुविकल्पी प्रश्न यानी कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, आपके अति लघुत्तरीय प्रश्न भी हम लोग पढ़ेंगे और लघुत्तरीय क्वेश्चंस को भी पढ़ेंगे। साथ साथ हम लोग दीर्घोत्तरीय प्रश्न यानी कि जो आपके 5 नंबर में आते हैं उन क्वेश्चंस को भी देखेंगे। साथ साथ कुछ इंपॉर्टेंट जो 1 से 2 या फिर 3 जो हमारे नियम इंपॉर्टेंट हैं जो आपके सिलेबस में है, जो आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे, ऐसे कुछ इंपॉर्टेंट नियम को भी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो बच्चों, अगर आपका भी सपना है कि आप भी इस बोर्ड एग्जाम में चाहते हैं कि आप 70 में 70 या 70 में 65 या 70 में 60 यानी कि आपको भी केमिस्ट्री में अच्छा स्कोर करना है, तो आपको वो सारे टॉपिक पढ़ेंगे जो भी आपको इंपॉर्टेंट होंगे, वो सभी टॉपिक आपको पढ़ना रहेगा। और ये आप पढ़ें या ना पढ़ें, आपका पेपर तो आएगा ही, लेकिन तो इसीलिए मेरी सजेशन रहेगा कि आप हर एक टॉपिक को पढ़ें। आप कहीं से भी पढ़ें, ऐसा नहीं मैं कह सकता हूं कि आप सिर्फ मेरे से पढ़ें, आप कहीं से भी पढ़ें बच्चों। मेरा मकसद ये है कि आप हर एक टॉपिक को पढ़ें, हर एक क्वेश्चन को पढ़ें, एकदम विधिवत तरीके से पढ़ें, ताकि आप जब बोर्ड एग्जाम देने जाएंगे तो वहाँ पर आपको कोई क्वेश्चन ऐसा ना लगे कि ये क्वेश्चन हमने नहीं पढ़ा है। आप कहीं से भी पढ़िए, किसी के साथ पढ़िए, बस आपको अच्छे से पढ़ना है, आपको अपना रिवीजन करना है। वो कहीं से आप ऑफलाइन पढ़ सकते हैं, ऑनलाइन कहीं से भी पढ़ रहे हैं, बस आपको रिवीजन बच्चों करना है। क्योंकि अगर आपने अच्छे से रिवीजन नहीं किया है तो आप वो क्वेश्चन को उतने अच्छे से नहीं लिख पाओगे जो कि आपको लिखना चाहिए आपके बोर्ड एग्जाम के अंतर्गत। तो आई होप आपको हम जो भी क्वेश्चन बताएंगे वो सभी क्वेश्चन आप अच्छे से पढ़ेंगे और उनका रिवीजन भी करेंगे। तो आइए हम एक एक करके हर एक क्वेश्चन को देख लेते हैं, ताकि आप जब बोर्ड एग्जाम देने जाएंगे तो आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो। देखिए बच्चों, पहला क्वेश्चन क्या है, राउल्ट का वाष्पदाब अवनमन नियम लिखिए। यानी कि राउल्ट का वाष्पदाब अवनमन नियम लिखिए, इसकी सीमाएं भी लिखिए। देखो, राउल्ट का वाष्पदाब अवनमन नियम, या फिर आप कह सकते हैं डायरेक्टली राउल्ट का नियम लिखिए, यानी कि इसको आप राउल्ट का नियम भी कह सकते हैं। और एक क्वेश्चन जो है बच्चों काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप इस पर स्टार लगा लीजिए, क्योंकि आपके बोर्ड एग्जाम 2025 में यहाँ से क्वेश्चन आने के सबसे ज़्यादा चांसेस हैं। और इस पर क्वेश्चन आ सकते हैं, आपके जो न्यूमेरिकल होते हैं वो भी इस पर आ सकते हैं। देखो, तो सबसे पहले मैं एक हेडिंग लगाना, राउल्ट का नियम कैसे लिखना है, सारी चीज़ें यहाँ पर आप लिखी हुई है। इसी फॉर्मेट में अगर आप बोर्ड एग्जाम में लिख कर आते हैं तो आपको मैं बता रहा हूँ, अगर 1 नंबर में है तो 1 नंबर मिलेगा, 2 नंबर में है तो 2 नंबर मिलेंगे, अगर 3 नंबर में क्वेश्चन है तो 3 नंबर मिलेंगे, अगर 5 नंबर में है तो 5 नंबर पूरे मिलेंगे। ऐसा नहीं नंबर कट जाए, बस आपको विधिवत तरीके से लिखना है। देखो, राउल्ट का नियम क्या कहता है, राउल्ट का नियम वाष्पदाब अवनमन पर कार्य करता है, याद रख लेना। इस नियम के अनुसार, किस नियम के अनुसार, राउल्ट के नियम के अनुसार, ठीक लिखेंगे। किसी विलयन के वाष्पदाब का आपेक्षिक अवनमन, कोई भी विलयन है उसके वाष्प दाब जो होता है उसका आपेक्षिक अवनमन जो होता है विलेय पदार्थ के मोल प्रभाज के बराबर होता है। समझ गए? यानी कि कोई भी विलयन है उस विलयन के वाष्प दाब का आपेक्षिक जो अवनमन होगा वो विलेय के मोल, जो विलेय जो पदार्थ होगा उसके मोल प्रभाज, जो विलेय पदार्थ है अगर उसका आप मोल प्रभाज निकालोगे तो उसके मोल प्रभाज के बराबर ही निकलेगा। कौन? विलयन का वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन। ठीक है, देखो ये सूत्र होता है P माइनस PS अपॉन में P होता है। एक क्या है, मोल प्रभाज के बारे में है, जो कि मैंने पिछले लेक्चर में डिस्कस किया था। 8 इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ाए थे, वहीं से वाला क्वेश्चन भी है। ठीक है, तो आप उसको पढ़ लेना। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक डलवा दूंगा, वहां से जाकर आप देख लेना। देखो बच्चों, यहाँ पर P क्या है, PS क्या है, N क्या है, N2 क्या है, N1 क्या है। ठीक है, देखो जहाँ पर P जो है विलायक का वाष्प दाब है, जो आपका P है बच्चों, जब वो जो विलयन होता है बच्चों, आपको पता होना चाहिए कि विलयन जो होता है 2 चीज़ों से मिलकर बना होता है, विलेय और विलायक। यानी कि जो बच्चों हमारा विलयन होता है, मान लीजिए हमारा कोई विलयन है, विलयन, ये जो बच्चों विलयन बना हुआ है ये 2 चीज़ों से मिलकर बना है। इसमें हमारा विलेय पदार्थ भी इंक्लूडेड है, विलेय पदार्थ होता है, प्लस इसमें विलायक होता है, विलायक। कोई भी विलयन जो होता है 2 चीज़ों से मिलकर बनता है, उसमें विलेय भी होता है और विलायक भी होता है। ठीक है, तभी हमारा जाके क्या बनता है, विलयन बनता है। ये चीज़ आप याद रख लेना। और एग्जाम्पल के तौर पर आप समझ सकते हैं शरबत। शरबत आपका एक विलयन होता है, उसमें चीनी जो, सॉरी बच्चों, चीनी और पानी, सॉरी बच्चों पानी होता है, पीनी नहीं, पानी।
देखो बच्चों, शरबत जो होता है बच्चों, इसमें जो शरबत एक तरीके से विलयन हो जाता है और वो मिलकर किससे बना होता है, चीनी और पानी से। अब इसमें चीनी क्या है और पानी क्या है, तो बच्चों जिसकी मात्रा कम होती है, जिसकी मात्रा क्या होती है, कम होती है, वो हमारा विलेय रहता है, और जिसकी मात्रा हमारी ज़्यादा रहती है वो हमारा विलायक होता है। आई होप आपको विलयन और विलायक के बारे में अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो जो आप शरबत बनाते हैं उसमें चीनी ज़्यादा डालते हो या पानी ज़्यादा डालते हो, तो पानी ज़्यादा रहता है तो वो क्या होगा, विलायक हो गया, और चीनी क्या होगी, हमारी विलेय होगी। ठीक है, आई होप आपको विलयन के बारे में अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, देखो तो हमने ये सारी चीज़ें, यानी कि पी क्या है, विलायक का वाष्प दाब है, यानी कि जो विलायक होता है इसका वाष्प दाब होगा, और पी जो पी एस होता है जो, वो विलयन का वाष्प दाब होगा, यानी कि इन दोनों का, यानी कि इसका वाष्प दाब होगा। ठीक है, अब बच्चों N1 क्या है, N1 जो है विलेय के ग्राम अणुओं की संख्या है, और N2 क्या है, विलायक के ग्राम अणुओं की संख्या, यानी कि इसके मोलों की संख्या। आई होप आपको यहाँ पर जो P1 P2 PS दिया गया है इनके बारे में अच्छे से समझ में आ गया होगा। फिर बच्चों इसी क्वेश्चन के अंदर हमसे पूछा जा रहा था राउल्ट के नियम की सीमाएं। अब हमें इसके जो राउल्ट का नियम है इसकी सीमाएं भी बताना। तो देखो, राउल्ट का नियम तन विलयनों पर लागू होता है, याद रख लेना। जो राउल्ट का नियम है बच्चों, ये तन विलयनों पर लागू होता है, ये चीज़ आप याद होना। एक ये आपका हो गया सांद्र विलयन, जो राउल्ट के नियम से विचलन प्रदर्शित करते हैं। जो सांद्र विलयन होते हैं वो राउल्ट के नियम से विचलन प्रदर्शित करते हैं। यह नियम केवल आवासशील पदार्थों के विलयनों पर लागू होता है। यह नियम जो है केवल आवासशील जो पदार्थ होते हैं उनके ही विलयनों पर लागू होता है। ठीक है, वैद्युत अपघट्टों के विलयन पर राउल्ट का नियम लागू नहीं होता है, याद रख लेना, इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि वैद्युत अपघट्टों के विलयन पर राउल्ट का नियम लागू होता है या नहीं। ऐसा क्वेश्चन आपसे ऑब्जेक्टिव में आ सकता है, तो आप याद रखना वहाँ पर राउल्ट का नियम लागू नहीं होता है, और अच्छे से याद रखेंगे इस क्वेश्चन को। ठीक है बच्चों, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट, इस पर भी आप स्टार लगा लीजिए, 1 2 4 6 8 10 15 जितने भी स्टार लगाना चाहो वो लगा लीजिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कहा जा रहा है कि विद्युत रासायनिक श्रेणी किसे कहते हैं। पहले तो आपको बताना है विद्युत रासायनिक श्रेणी होती क्या है। ठीक है, इसके प्रमुख लक्षण तथा 2 प्रमुख उपयोग बताइए। देखो, इसके लक्षण भी आपको बताना है विद्युत रासायनिक श्रेणी की, और इसके उपयोग भी बताना है। यानी कि सबसे पहले आपको बताना है कि विद्युत रासायनिक श्रेणी होती क्या है, फिर आपको बताना है इसके उपयोग क्या होते हैं, और साथ साथ आपको बताना है इसके लक्षण भी क्या होते हैं। तो सबसे पहले हम एक एक क्वेश्चन को अच्छे से ध्यान से पढ़ेंगे, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आपकी बोर्ड में पूछा जाएगा। देखो, सबसे पहले पढ़ेंगे विद्युत रासायनिक श्रेणी के बारे में, यानी कि जो विद्युत रासायनिक श्रेणी क्या होता है। देखो, विभिन्न धातुओं तथा अधातुओं को, विभिन्न प्रकार के जो धातुएं, मेटल एंड नॉन मेटल, धातुओं और अधातुओं को उनके मानक इलेक्ट्रोड विभव, मानक इलेक्ट्रोड विभव कहें या फिर आप उसको अपचयन विभव भी कह सकते हैं। मानक इलेक्ट्रोड विभव को ही हम अपचयन विभव कहते हैं, को बढ़ते हुए क्रम में रखने पर जो श्रेणी प्राप्त होती है उसे विद्युत रासायनिक श्रेणी कहते हैं। समझो, हमारे पास कई सारी धातुएं थी और कई सारी अधातुएं थी। हमने क्या किया, उन दोनों को, धातुओं को अलग किया, धातुओं को अलग कर लिया, और भी कंपाउंड जो थे उनसे। फिर हमने क्या किया, उनके इलेक्ट्रोड विभव को बढ़ते हुए क्रम में रख दिया। जब उनको बढ़ते हुए क्रम में हमने 1 by 1 करते रखते हुए चले गए, तो हमें एक श्रेणी प्राप्त हो गई। अब जो श्रेणी प्राप्त हो गई, उसी श्रेणी को वैज्ञानिकों ने नाम दे दिया ये विद्युत रासायनिक श्रेणी है। ठीक है, यही इसका सीधा सा कंसेप्ट है, आप समझ लेना। ठीक है, फिर विद्युत रासायनिक श्रेणी के लक्षण क्या हैं। देखो, विद्युत रासायनिक श्रेणी की जो खासियत है, जो खामियां हैं उनके बारे में। ठीक है, श्रेणी में ऊपर से नीचे की ओर जाने पर, श्रेणी जो है बच्चों बनी है उसमें आप ऊपर से जब नीचे की ओर जाएंगे तो अपचयन क्षमता घटी चली जाए, घटती जो है वो चली जाएगी। समझो, आपने एक धातु ली थी, उसको ऐसे बनाया, या फिर आपने ऐसे ऊपर सीधी सीधी बनी हुई है। ठीक है, तो आपने 1 रखा, फिर 2 रखा, फिर 3 रखा। पहले आप देखो 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, ऐसे करते चले जाओगे, बढ़ाते हुए चले जाओगे। तो लेकिन जब आप ऊपर से नीचे आओगे तो इसकी जो क्षमता है वो क्या, घटती चली जाएगी, जबकि नीचे से ऊपर जाने पर अपचयन क्षमता क्या होगी, आपकी बढ़ती हुई चली जाएगी। ठीक है, ये देखो, यहाँ पर हर एक कॉन्सेप्ट में एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन रहा है। देखो, अब आपसे पूछ लिया जाएगा अगर बोर्ड एग्जाम के अंतर्गत कि विद्युत रासायनिक श्रेणी में ऊपर से नीचे जाने पर जो अपचयन क्षमता होती है वो घटती है या बढ़ती है। अब वहाँ पर 4 ऑप्शन क्या रहेंगे, बढ़ती है, घटती है, कोई चेंज नहीं होता, इनमें से कोई नहीं। तो याद रख लेना क्या होती है, घटती है। अच्छे से याद रखेंगे तभी आप हर एक क्वेश्चन का जवाब दे पाएंगे। ठीक है, हाइड्रोजन से ऊपर के सभी तत्व अम्लों से क्रिया करके हाइड्रोजन गैस मुक्त करते हैं। मान लीजिए जो हाइड्रोजन है बच्चों, उसके ऊपर के जो भी तत्व हैं
वो अगर एसिड से क्रिया करते हैं, अम्लों से क्रिया करते हैं, तो वो हाइड्रोजन गैस को निकालेंगे, और जबकि नीचे वाले तत्व अब क्रिया करके हाइड्रोजन गैस मुक्त नहीं करेंगे। ये चीज़ याद रख लेना, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन भी बोर्ड एग्जाम के अंतर्गत हमसे पूछा जाता है। हाइड्रोजन से ऊपर के सभी तत्व जल या बाष्प के साथ क्रिया करके H2 गैस देते हैं। हाइड्रोजन के जो ऊपर के जो भी तत्व जल या बाष्प के साथ भी क्रिया करके हाइड्रोजन गैस को देंगे। ठीक है। श्रेणी का ऊपर वाला तत्व नीचे वाले तत्व को उसके विलयन से विस्थापित कर देता है। समझो, ऊपर वाला तत्व है, हमने विद्युत रासायनिक श्रेणी बनाई, सबसे नीचे घटिया को रखा, फिर उससे ताकतवर, फिर उससे ताकतवर, फिर उससे ताकतवर, यानी कि बढ़ाते हुए चले गए। ठीक है। ऊपर से आएंगे उसकी ताकत की क्षमता नीचे की ओर जाएंगे तो कम होती चली जाएगी, लेकिन से जैसे हम नीचे से ऊपर बढ़ते हुए जाएंगे तो उसकी ताकत की क्षमता हमें एकदम पहलवान मिलते चले जाएंगे। समझ गए ना। तो ऊपर वाला जो है वो चाहे नीचे वाला है, जिसको चाहे उसको पटक देगा उठा के, तो ऐसा ही होता है। श्रेणी का ऊपर वाला तत्व नीचे वाले तत्वों को उनके विलयन से विस्थापित कर देता है। उनका अगर कोई विलयन बना होता है, उनसे कहता है चलो दफ़ा हो ज़िंदगी से, मेरी दफ़ा हो, और वो खुद आकर वहाँ पर ऐश करता है। समझ में आ गया ना। ठीक है। अब बच्चों इसके दो उपयोग हमसे पूछे गए थे, वो भी आप याद रख लेना। किसी सेल के मानक विद्युत वाहक बल का जो निर्धारण करना होता है, वहाँ पर भी हम इसका प्रयोग करते हैं, विद्युत रासायनिक श्रेणी, और धातुओं की क्रियाशीलता की तुलना करने में भी हम लोग इसका प्रयोग करते हैं। ठीक है। तो देखिए बच्चों, अगला हमारा जो क्वेश्चन है, यहाँ पर बच्चे काफ़ी ज़्यादा गलती कर देते हैं, और एक क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछा भी गया। देखो यहाँ पर क्या होता है, इस क्वेश्चन को पहले ध्यान से समझो। देखो यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है कि विद्युत रासायनिक श्रेणी में एल्यूमिनियम हाइड्रोजन से ऊपर है। एल्यूमिनियम जो है वो हाइड्रोजन से ऊपर है, किंतु यह जल और वायु से क्रिया कर में जल और वायु में स्थायी है। क्यों? देखो ये जल और वायु में स्थायी क्यों है, और एक है कहाँ पर, एल्यूमिनियम हाइड्रोजन से ऊपर है, किसमें, विद्युत रासायनिक श्रेणी में। और हमने पढ़ा कि जो भी धातुएं विद्युत रासायनिक श्रेणी में हाइड्रोजन से ऊपर हैं, वो जल और वाष्प से क्रिया करके हाइड्रोजन गैस को विस्थापित कर देती है। इसको आप एक अपवाद के तौर पर समझ सकते हो, लेकिन अपवाद है नहीं। देखो यहाँ पर इसकी जब पूरी परिभाषा समझोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। देखो कि यद्यपि विद्युत रासायनिक श्रेणी में, जो हमारी विद्युत रासायनिक श्रेणी है, उस विद्युत रासायनिक श्रेणी में एल्यूमिनियम हाइड्रोजन से ऊपर है। हम भी मानते हैं और हमारी जो परिभाषा है वो भी मानती है कि हाइड्रोजन जो है, वो एल्यूमिनियम जो है विद्युत रासायनिक श्रेणी में हाइड्रोजन से ऊपर है, किंतु यह वायु और जल में स्थायी है। किंतु यह वायु और जल में स्थायी है। अब आप कहोगे कि स्थायी है तो क्यों स्थायी है? ठीक है, क्योंकि यह गर्म जल या जलवायु के साथ उच्च ताप पर क्रिया करता है। क्योंकि ये क्या करता है, गर्म जलवायु है, उसमें उच्च ताप, इसको बहुत ज़्यादा टेम्परेचर की आवश्यकता होती है, वहाँ पर क्रिया करता है। और साधारण ताप पर जल के साथ इसकी क्रिया मंद होती है, इसीलिए हमको ये सारी चीज़ें दिखाई नहीं देती है। और हम कहते हैं ये हाइड्रोजन जो एल्यूमिनियम है जल और वायु और जल में स्थायी होता है। समझ में आ गए? तो आई होप आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। अब बच्चों अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है विशिष्ट चालकता से क्या तात्पर्य, इसकी मात्रक भी हमको बताना है। देखो विशिष्ट चालकता क्या होती है, जिसको हम कप्पा से प्रदर्शित करते हैं, इसको समझ लीजिए। किसी चालक के विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को उस चालक की विशिष्ट चालकता कहते हैं। ठीक है, समझो, कोई भी चालक है, उसके विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को, उसके व्युत्क्रमानुपाती को उस चालक की विशिष्ट चालकता या फिर केवल चालकता कहते हैं। इसे ग्रीक अक्षर कप्पा से प्रदर्शित करते हैं। कप्पा इक्वल टू होता है 1/r। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रख लेना। सबसे इंपॉर्टेंट इसका मात्रक है, इस पर आप स्टार लगा लीजिए, क्योंकि इसका मात्रक बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा। ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स, याद रख लेना। ओम या सेंटीमीटर इनवर्स इस तरीके से मिल सकता है, गलत। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि विशिष्ट चालकता से क्या तात्पर्य होता है, यानी कि विशिष्ट चालकता होती क्या है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, इस पर आप 3 लगा लीजिए, चाहे आप 15 स्टार लगा लीजिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहा है कोलराउस का नियम क्या है। ऐसे आपसे डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ सकता है, या पूछेगा कोलराउस के नियम को समझाइए तथा इस नियम के अनुप्रयोग उदाहरण सहित लिखिए। यानी कि कोलराउस का नियम क्या है, इसके उदाहरण क्या है, और इसका जो एक तरीके से इसके अनुप्रयोग जो होते हैं या उपयोग होते हैं, उनके बारे में भी हमें बताना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस पर आप स्टार लगा लीजिए। देखो इस नियम के अनुसार, किस नियम के अनुसार, कोलराउस के नियम के अनुसार किसी विद्युत अपघट्ट की, कोई भी विद्युत अपघट्ट है, उसकी अनंत तनुता पर चालकता, कोई भी विद्युत अपघट्ट है उसकी अनंत तनुता पर हमें अगर चालकता, उसके अनंत तनुता पर चालकता, इसके धनायन तथा ऋणायनों की, पॉजिटिव एंड नेगेटिव धनायनों तथा ऋणायनों की मोलर चालकता के योग के बराबर होती है। समझो, कोई भी विद्युत अपघट्ट है, उसकी अनंत तनुता पर जो चालकता होती है, इसके धनायन तथा ऋणायनों की मोलर चालकता के योग के बराबर होती है। यदि प्रत्येक चालक पद को विद्युत अपघट्ट सूत्र में उपस्थित संगत आयनों की संख्या से गुणा किया जाए। अब बच्चों ये जो आपको यहाँ से बराबर होती है, यहाँ से
अगर आप चाहें तो इसको याद रखें, अन्यथा ना भी याद रखें तब भी कोई टेंशन नहीं। एग्जाम्पल याद रख लेना, इसकी मोलर चालकता इन दोनों के धनायन और ऋणायन आयनों के योग के बराबर है, ठीक है। इसके अनुप्रयोग जो होते हैं इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि कभी कभी हमने देखा है कि बोर्ड एग्जाम में अति लघुत्तरी में पूछ लिया जाता है कि कोलाउस के नियम के कोई 2 अनुप्रयोग लिखिए। ऐसा क्वेश्चन अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर या फिर मॉडल पेपर सॉल्व करते होंगे तो वहाँ पर आपको ये सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी। और मैं बच्चों कहता हूँ कि आप मॉडल पेपर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जरूर सॉल्व करिए, क्योंकि वहाँ से आपको एक आइडिया लग जाएगा कि क्वेश्चन का लेवल क्या है जहाँ से हमसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। देखो, अनंत तन्यता पर दुर्बल विद्युत अपघट्टों की मोलर चालकता ज्ञात करना। अनंत तन्यता पर दुर्बल विद्युत अपघट्ट उनकी मोलर चालकता हम लोग ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। दुर्बल विद्युत अपघट्टों के वियोजन की मात्रा की हम लोग गणना कर सकते हैं किसके नियम के अनुसार? कोलराउस का जो नियम है उस नियम की सहायता से, ठीक है बच्चों। अगला क्वेश्चन है कि विद्युत लेपन को उदाहरण द्वारा समझाइए, यानी कि विद्युत लेपन क्या होता है इसके बारे में आपको बताना है। देखो, विद्युत लेपन, लीपने का मतलब है विद्युत का लेपन, ठीक है। विद्युत अपघट्ट द्वारा एक धातु पर दूसरी धातु की परत चढ़ाने की प्रक्रिया को विद्युत लेपन कहते हैं। यानी कि बच्चों, आप लोग मेले में जब जाते हो तो वहाँ पर आप लोहे के कड़े देखते हो, चांदी के कड़े देखते हो, लेकिन वो कुछ समय के बाद, पहनने के कुछ समय आप यूज करते हो, उसमें कुछ यूज करने के कुछ टाइम के बाद वो ब्लैक हो जाते हैं या उनका कलर चेंज हो जाता है, क्योंकि उन पर विद्युत लेपन की प्रक्रिया द्वारा उस पर लेप किया। लेकिन वो प्रोसेस इतना अच्छा नहीं होता, नहीं इतनी जल्दी नहीं उतरे, लेकिन वो इस प्रकार से आप समझ सकते हैं कि वो सेम प्रक्रिया वहाँ पर भी की जाती है। उसमें क्या किया जाता है? एक धातु पर दूसरी धातु की परत चढ़ा दी जाती है। समझ में आ गया ना? तो कॉपर धातु पर जिंक धातु की पतली परत चढ़ाना इसका एक उदाहरण है, ठीक है। परासरण क्रिया में अर्धपारगम्य झिल्ली का क्या महत्व होता समझाइए। बच्चों, जो परासरण की क्रिया होती है उसमें अर्धपारगम्य झिल्ली, सेमीपेरिनल मेम्ब्रेन जो होती है, उसका क्या महत्व होता है उसके बारे में आपको बताना है। देखो, अर्धपारगम्य झिल्ली शुद्ध विलायक के छोटे आकार के कणों को बाहर निकलने देती है। जो हमारी अर्धपारगम्य झिल्ली होती है, जो विलायक होता है, शुद्ध विलायक होता है, उसके छोटे कण जो होते हैं उनको तो बाहर निकल जाने देती है, जबकि विलेय यानी कि अशुद्ध बड़े आकार के कणों को बाहर निकलने नहीं देती है। और ये क्वेश्चन भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इसको भी आप याद रखेंगे, ठीक है। अगला बच्चों 1 से 2 रिएक्शन है, इनको भी ध्यान से समझ लो। क्लोरोबेंजीन से डीडीटी, यानी कि आपको क्लोरोबेंजीन से डीडीटी बनाना है तो आप कैसे बनाओगे? क्लोरोबेंजीन के 2 डोले को क्लोरल के साथ क्रिया कराओगे तो डीडीटी हम लोग बना लेंगे, ठीक है। और जल निकल जाता है। ये सारी रिएक्शन यहाँ पर आ गई तो मैंने बता दिया, अन्यथा मैंने रिएक्शन को पढ़ा रखा है, वहाँ पर मैंने सारी चीज़ें समझाई है कैसे बना हुआ है, ठीक है। अब एसीटोन से क्लोरीटोन बनाना मैंने आपको, एसीटोन से क्लोरोफार्म, ये आपकी शायद हेलोफार्म अपक्रिया भी आप कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर हेलोफार्म यौगिक बन रहा है। समझ में आ गया ना? तो दोनों रिएक्शन आप देख लीजिए, इनका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो आप ले लें, क्योंकि आपको रिएक्शन में भी ये सारे टॉपिक काम आएंगे, ठीक है। अगला काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इस पर आप 3 4 5 10 17 18 20 जो भी स्टार लगाना चाहो लगा लो। आणविकता और कोटि में अंतर, क्योंकि बच्चों यहाँ पर आणविकता और कोटि में अंतर जो है काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और हो सकता है यहाँ से क्वेश्चन क्या पूछ ली जाए कि आणविकता पर टिप्पणी कीजिए, कोटि पर टिप्पणी कीजिए, तो आप इस क्वेश्चन को देखकर वहां पर भी क्वेश्चन को कर सकते हो। देखो, आणविकता क्या होती है? अभिक्रिया की आणविकता सदैव एक पूर्ण संख्या होती है। आणविकता सदैव एक कंप्लीट संख्या होगी, यानी कि पूर्ण संख्या होगी। अभिक्रिया की कोटि भिन्नात्मक हो सकती है। अभिक्रिया की आणविकता कभी भी शून्य नहीं होती है, लेकिन कभी भी शून्य हो भी नहीं सकती, ना ही होती है। लेकिन अभिक्रिया की कोटि आप शून्य सुना होगा, यानी कि शून्य कोटि की अभिक्रिया सुनी होगी, लेकिन आपने आणविकता शून्य नहीं सुनी होगी, ठीक है। अभिक्रिया की आणविकता तथा कोटि दोनों में समान हो सकते हैं। अभिक्रिया कोई है, उसकी आणविकता और कोटि दोनों क्या हो सकते हैं? समान हो सकते हैं। अभिक्रिया की आणविकता और कोटि ये भी समान हो सकते हैं। तो आप इस वाले शब्द, इस वाले सेंटेंस को आप दोनों में लिख सकते हो, ठीक है बच्चों। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है संक्रमण धातुएं, संक्रमण धातुएं सामान्यतः रंगीन यौगिक बनाती हैं क्यों? देखो, ऐसा क्यों होता है? देखो, संक्रमण धातुएं जो होती हैं वो सामान्यतः ज्यादातर रंगीन यौगिक बना देती हैं। ऐसा क्यों होता है? देखो, संक्रमण धातुएं सामान्यतः रंगीन यौगिक बनाती हैं क्योंकि इनमें आयुग्मित इलेक्ट्रॉन प्रेजेंस होते हैं। इनमें अर्धपूरित कक्षक होते हैं। जो कक्षक होते हैं वो अर्धपूरित होते हैं, यानी कि आयुग्मित इलेक्ट्रॉन यहाँ पर उपस्थित होते हैं, इसीलिए संक्रमण धातुएं सामान्यतः हमारे रंगीन यौगिक बना देती हैं, ठीक है। मोलर चालकता क्या होती है इसको समझो। किसी विद्युत अपघट्ट पदार्थ के 1 मोल के द्वारा उपलब्ध कराए गए आयनों की चालकता को मोलर चालकता कहते हैं। यानी कि कोई भी विद्युत अपघट्ट है, उसके 1 मोल के द्वारा उपलब्ध कराए गए जो आयन होते हैं उनकी चालकता जो होती है उसे मोलर चालकता कहते हैं। और इसे बच्चों हम लोग लैम्डा m से प्रदर्शित करते हैं। इसका एक सूत्र होता है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लैम्डा m = x
इंटू में 100 अपॉन में सी होता है। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आप इसका हो सकता है बोर्ड एग्जाम में आपसे न्यूमेरिकल भी इससे रिलेटेड पूछ लिया जाए, तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले लें, क्योंकि आपसे न्यूमेरिकल भी इस टॉपिक से आ सकते हैं। अब यहाँ पर नोट पॉइंट दिया गया। नोट पॉइंट देने का मतलब है कि कोई जो ज़रूरी बात है इसीलिए नोट में दी गई। देखो क्या है, विद्युत अपघट्य पदार्थ के विलयनों की सांद्रता घटने पर चालकता तथा मोलर चालकता का मान बढ़ता है। यानी कि कोई भी विद्युत अपघट्य है, उस पदार्थ का जो विलयन है उसकी सांद्रता अगर घटेगी तो विलयन की चालकता या तथा मोलर चालकता का मान बढ़ेगा, याद रख लेना। इलेक्ट्रोड विभव पर टिप्पणी कीजिए, यानी कि इलेक्ट्रोड विभव क्या होते हैं। ठीक है, जब किसी धातु के क्षण को उसी धातु के रबड़ के जलीय विलयन में डुबोया जाता है। जब कोई भी धातु की क्षण है, उस धातु के क्षण को उसी धातु के रबड़ के जलीय विलयन में डुबोया जाएगा। ठीक है, तो धातु की क्षण और विलयन के मध्य में उत्पन्न होने वाले, तो धातु की क्षण और विलयन जो होता है उसके मध्य में उत्पन्न होने वाले विभव को इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। इसे इलेक्ट्रोड विभव को ई से हम लोग प्रदर्शित करते हैं। ठीक है बच्चों, अगला क्वेश्चन है, देखो पूछा जा रहा है क्या होता है जब क्लोरोफॉर्म को सूर्य के प्रकाश तथा वायु में खुला रख दिया जाता है। देखो क्या होगा अगर सूर्य के प्रकाश, जो क्लोरोफॉर्म आपका होता है एक विषैली गैस होती है जो एक निश्चेतक के रूप में जिसका प्रयोग किया जाता था अभी तक और अभी भी किया जाता है, लेकिन वो अब उतना अलाउ नहीं है। ठीक है, उसको सूर्य के प्रकाश या फिर वायु में खुला रखा जाता है तो क्या होता है। देखो क्लोरोफॉर्म सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में वायु से क्रिया करके एक विषैली फास्जीन गैस बना देता है। यानी कि जो क्लोरोफॉर्म होता है, क्योंकि वो सूर्य के प्रकाश से के संपर्क में जैसे आएगा वो उस वायु से क्रिया करेगा, विषैली फास्जीन गैस बना लेगा, और इसीलिए क्लोरोफॉर्म को हम लोग रंगीन बोतलों में रखते हैं। ऐसा आपने सुना होगा क्लोरोफॉर्म को, और इसकी नवजात ऑक्सीजन के साथ एक क्रिया करेगा प्रकाश की उपस्थिति में और एक फास्जीन COCl2 एक गैस बना लेगा जो बहुत ही खतरनाक होती है। ठीक है, मानव शरीर के लिए आवश्यक कैल्शियम तथा आयरन का महत्व बताइए। देखो मानव शरीर के लिए कैल्शियम तथा आयरन का महत्व लिखिए। अच्छा, यानी कि ह्यूमन बॉडी के लिए कैल्शियम और आयरन का क्या महत्व है इसके बारे में बताना। देखो कैल्शियम युक्त लवण मानव शरीर में हड्डियों में तथा दांतों का निर्माण करने में सहायक है। यानी कि जो कैल्शियम युक्त लवण होते हैं, कैल्शियम के जो कंपाउंड होते हैं वो मिलकर कई सारे धातुओं के साथ हड्डियों का निर्माण और दांतों के निर्माण में सहायक होते हैं। आयरन युक्त लवण हीमोग्लोबिन की रचना में सहायक होते हैं। जो आयरन युक्त लवण होते हैं, जो हमारे लोहे के युक्त लवण होते हैं, वो क्या करते हैं, हीमोग्लोबिन की रचना में भी सहायक होते हैं। नष्ट समीकरण के इलेक्ट्रोड विभव का समीकरण लिखिए। नष्ट समीकरण जो होता है उसके इलेक्ट्रोड विभव का समीकरण तथा उसमें दिए गए संकेतों को स्पष्ट लिखिए। इंपॉर्टेंट टॉपिक, आप इस पर स्टार लगा लीजिए। एक सूत्र होता है E = E0 - 2.303 RT/NF log 10 1/mn पॉजिटिव। अब यहाँ पर इस सारे प्रतीकों के बारे में पूछा गया। देखो E क्या है, इलेक्ट्रोड विभव है। E क्या है, E0 क्या है, मानक इलेक्ट्रोड विभव है। R क्या है, गैस नियतांक है। T क्या है, परम ताप है। N क्या है, इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है। F है फैराडे नियतांक जिसका मान 96,500 होता है। और Mn क्या है, धातु आयनों की संख्या, Mn पॉजिटिव धातु आयनों की संख्या। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों। अगला क्वेश्चन है संघनन क्या है। एक आपने संघनन अभिक्रिया पढ़ी होगी, तो संघनन क्या होता है इसके बारे में आपको बताना है। जब किसी कार्बनिक यौगिक के दो समान अणु आपस में संयुक्त होते हैं तो इस क्रिया को संघनन कहते हैं। यानी कि जो दो कार्बनिक यौगिक जो हैं, यानी कि जब दो कार्बनिक यौगिक अणु आपस में संयुक्त होते हैं, जुड़ते हैं, इस प्रक्रिया को हम संघनन कहते हैं। इस प्रक्रिया को, इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, हम संघनन कहते हैं। या फिर जैसे आप एग्जाम्पल के तौर पर एल्डोल संघनन अभिक्रिया आपने पढ़ी होगी। यहाँ पर एस्टल्डिहाइड के दो अणु को जोड़ा गया है और एक यौगिक हमारा बनाया गया। एक क्या है, संयुक्त यौगिक है, योगात्मक यौगिक है। इसी को हम संघनन अभिक्रिया कहते हैं, संघनन यौगिक कहते हैं। समझ में आ गया। ठीक है, लिपिड क्या होते हैं, इनका प्रमुख कार्य बताइए। लिपिड क्या होते हैं, देखो वे तेल तथा वसा जो जंतुओं एवं वनस्पतियों से प्राप्त होते हैं लिपिड कहलाते हैं। वे तेल और वसा जो जंतुओं तथा वनस्पतियों से प्राप्त होते हैं लिपिड कहलाते हैं, लिपिड होते हैं, इनको हम लिपिड कहते हैं, कुछ भी कह सकते हैं। ये शरीर को ऊर्जा प्रदान करना, इनका एक काम होता है शरीर को ऊर्जा प्रदान करना, शरीर के ताप को नियंत्रण करना, जनन क्षमता को भी नियंत्रण करना। ये सारे काम किसके होते हैं, लिपिड के होते हैं। ठीक है बच्चों, अगला देखिए। संक्रमण धातुओं की कण एंथैल्पी का मान उच्च होता है क्यों।
देखिए जो हमारी संक्रमण धातुएं हैं इनके कण एंथैल्पी का मान जो होता है उच्च होता है, यानी कि ज़्यादा होता है। ऐसा क्यों होता है इसके बारे में हमें बताना। देखो संक्रमण धातुओं की कण एंथैल्पी का मान उच्च होते हैं क्योंकि जो संक्रमण धातुएं हैं इनके कण एंथैल्पी के मान उच्च होते हैं क्योंकि इनमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि इनमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं। अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं, इसीलिए संक्रमण धातुएं रंगीन यौगिक बनाने की प्रवृत्ति भी रखती हैं। ठीक है बच्चों। अगला बच्चों हमारा जो क्वेश्चन है पाइनाफ परीक्षण क्या है। देखो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, इस पर भी आप स्टार लगा लीजिए क्योंकि आपके बोर्ड एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन जो है पूछे जाएंगे। देखो फ्रक्टोज के जलीय विलयन में अमोनियम मॉलिब्डेट की कुछ बूंदें एसिटिक अम्ल की उपस्थिति में मिलाकर गर्म करते हैं। हमें फ्रक्टोज का अगर परीक्षण करना है कि ये क्या है तो हम क्या करते हैं, फ्रक्टोज का एक जलीय विलयन लेंगे, उस जलीय विलयन में अमोनियम मॉलिब्डेट की कुछ बूंदें मिलाएंगे, कुछ बूंदें एसिटिक अम्ल की उपस्थिति में मिलाकर उसको हम जब हीट करेंगे तो नीला रंग उत्पन्न होगा। या परीक्षण हमारा पाइनाफ परीक्षण कहलाता है, याद रख लेना। एक परीक्षण होता है मालिस परीक्षण, उस पर भी हम बात करेंगे। उसमें क्या होती है, बैंगनी रंग की बलय बनती है। क्या होता है उसमें, जो होता है बैंगनी रंग की बलय बनती है। इसमें हमारी जो होती है नीला रंग उत्पन्न होता है। किसमें? पाइनाफ परीक्षण में। पाइनाफ परीक्षण के द्वारा हम किसका परीक्षण करते हैं, याद रख लेना, फ्रक्टोज का परीक्षण करते हैं। वहीं पर अगर हमें मालिस परीक्षण की बात की जाए तो वहां पर हम किसका परीक्षण करते हैं बच्चों, वहां पर हम मालिस परीक्षण के द्वारा हम कार्बोहाइड्रेट का परीक्षण करते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन है बच्चों, शून्य कोट की अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं, उदाहरण द्वारा समझाइए। देखो शून्य कोट की अभिक्रिया से आप समझते हैं क्या, पहले ये बताओ। देखो वह अभिक्रिया जिसकी प्रगति में अभिकारक के किसी भी अणु का सांद्रण परिवर्तित नहीं होता है। यानी कि वह अभिक्रिया जिसकी प्रगति में अभिकारक के किसी भी अणु का जो सांद्रण है वो परिवर्तित नहीं होता है, अर्थात जिसका वेग अभिकारक के सांद्रण पर निर्भर नहीं करता है। यानी कि जिसका वेग अभिकारक के सांद्रण पर भी निर्भर नहीं करता है, शून्य कोट की अभिक्रिया कहलाती है। ये आपकी रिएक्शन दी गई, इसको आप याद रख लेना। अगर आपने यहाँ पर सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति को हटा दिया तो रिएक्शन शून्य कोट की अभिक्रिया नहीं रहेगी, याद रख लेना इस चीज को। ठीक है। अब आ गया बच्चों हमारा मालिस परीक्षण। यह परीक्षण कार्बोहाइड्रेट का परीक्षण है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि मालिस परीक्षण से हम किसका परीक्षण करते हैं, कार्बोहाइड्रेट का परीक्षण करते हैं। एक परख नली में ग्लूकोज का जलीय विलयन लेकर, एक परख नली लेते हैं, उसमें ग्लूकोज का जलीय विलयन लेकर उसमें 2 ml अल्फा नेप्थोलोन का एल्कोहली विलयन मिलाकर 2 ml अल्फा नेप्थोलोन का जो एल्कोहली विलयन होता है उसको मिलाकर कुछ बूंदे जो H2SO4 उसकी डालने पर 2 द्रवों के बीच बैंगनी रंग की एक बलय बन जाती है। और ये हमारा परीक्षण होता है मॉलिस परीक्षण। इट इज वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है बच्चों। अगला हमारा क्वेश्चन है कि मानव शरीर में वसा का क्या महत्व होता है। वसा शरीर को ऊर्जा प्रदान कराता है, याद रख लेना, और लिपिड का भी यही काम होता है। लिपिड से भी हमारे शरीर में क्या होता है, एनर्जी आती है। शरीर के कोमल भागों की रक्षा भी करता है कौन, वसा ही। और शरीर के बाहरी सर्दी गर्मी से भी बचाता है। शरीर को बाहरी सर्दी गर्मी जो होते हैं इनसे भी बचाने का कार्य करता है, हमें रक्षा करता है, हमें एनर्जी देता है। वसा का ये सारे कार्य होते हैं। तो बच्चों आज हमने इस वीडियो के अंदर बहुत सारे क्वेश्चंस को पढ़ लिया है। अब बच्चों जो आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उनको मैं पढ़ा चुका हूँ, उस पर मैं समय वेस्ट नहीं करूँगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उस वीडियो का लिंक डलवा के दे रहा हूँ, वहाँ पर जाकर आप उन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को पढ़ लेना। आपसे रिक्वेस्ट है, वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आपके बोर्ड के पेपर में वहीं से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है बच्चों, तो आप लोग पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। आई विल टेक इन नेक्स्ट क्लास। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।